वेलकम माय फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वेजिटेशन ऑफ बिहार की वनस्पतियाँ। हालांकि वनस्पति टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली हम लोग बात करेंगे वन के बारे में भी और वहाँ वृक्षों के बारे में। अब प्रश्न कैसे होते हैं बीपीएससी के में, प्रश्न कैसे होते हैं या हो सकेंगे या होने की संभावना होगी। तो जैसे कि आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार किस एरिया में है या आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार किस एरिया में है, किस जिले, इस जिले में अगर दे देगा कि आर्द्र पर्णपाती वन निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है, साल जो है किस प्रकार के वन में आता है। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि बिहार के वन को किस वन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, किस वनीय प्रकार में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न आपके हो सकते हैं कि सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में है, बिहार में वन प्रतिशत कितना है, वृक्ष प्रतिशत कितना है, मैंने वृक्षाच्छादित प्रदेश कितना है, वन और वृक्षाच्छादित प्रदेश कितने हैं। इस तरह के प्रश्न होते हैं। या प्रोटेक्टेड एरिया कितना है, रिजर्व एरिया कितना है, इस सब से हम लोग बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। वेजिटेशन ऑफ बिहार, इसको शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करेंगे। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स अपना फीडबैक जरूर देंगे। मैं समझ रहा हूं कि आपकी साउंड क्वालिटी तो बेहतर मिल रही है, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी जो चाहिए अभी तक नहीं प्राप्त हो रही है आपका। लेकिन आप सुधार होगा समय के साथ, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये सीरीज अब ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू होगा, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आपकी ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स, एक हिस्ट्री, जो बिहार स्पेशल संबंधी जो भी बातें हैं इसमें हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बिहार में वन के प्रकार की जब बात है तो बिहार में दो प्रकार के वन प्राप्त होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन अंग्रेजी में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और शुष्क पर्णपाती वन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इसको कहते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के लिए वर्षा की जो जरूरत है वह है 120 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वृक्ष यहाँ का जो है सखुआ, यहाँ का सर्वप्रमुख सखुआ, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग साल बोलते हैं, सर्वप्रमुख वृक्ष हो सकता है सिर्फ साल ही दिया रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि अंग्रेजी टर्म कभी कभी दे देता है। साल या सखुआ यहाँ का सर्वप्रमुख वृक्ष है। इसके अलावा खैर, शीशम, सेमल आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। जब इसका विस्तार जो है मुख्यतः पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में, हमने बात किया था जब हम लोग जलवायु के बारे में बात कर रहे थे कि किशनगंज में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और चंपारण में भी 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हालांकि हाँ, किशनगंज में पश्चिमी चंपारण की तुलना में वर्षा की मात्रा बहुत ऊपर चली जाती है। इसके बाद शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जो है यहाँ के लिए वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम चाहिए, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। वृक्ष यहाँ पर है अमलतास, आम, महुआ, आंवला, शीशम, जामुन, गुलर, पीपल आदि, ये सब वृक्ष यहाँ के हैं। और यहाँ के वितरण जो है ये हमारा सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, इन सब जिलों में भी शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। और आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन को 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। कितनी? 120 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। वर्षा रेखा को अंग्रेजी में लोग आइसोहाइट्स लाइन कहते हैं। वह रेखा जो समान वर्षा स्थान को मिलाती है उसे हम लोग आइसोहाइट्स कहते हैं। अब प्रकार हो गया। अब हम बात करेंगे कि वन का विस्तार कितना है किसमें। तो क्षेत्रफल के अनुसार, अगर क्षेत्रफल के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस जिले में, अगर टोटल हम बात कर ले पूरे जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वन का बात करेंगे अभी हम लोग आगे, तो जितना क्षेत्रफल है उसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर अधिकतम है वन का, तो है कैमूर। यहाँ पर 1056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमूर में का क्षेत्र जो है वो वृक्षा और वनाच्छादित है। इसके बाद चंपारण में है 904 वर्ग किलोमीटर, रोहतास 672 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक कहाँ पे है, मतलब जो एरिया है किसी डिस्ट्रिक्ट का, उस एरिया में सर्वाधिक
जो है वृक्षाच्छादित कहाँ पर कवर किया गया है? तो कैमूर के कुल क्षेत्रफल के 32.14, कैमूर का जो क्षेत्रफल है 100% मान लेते हैं तो उसके 32.14 पर वन और वृक्षाच्छादित है। जमुई अगर 100% मानते हैं, उसके एरिया 100% मानते हैं तो उसके 20.69% पे वन और वृक्षाच्छादित है। नवादा अगर 100% एरिया कुल क्षेत्रफल डिस्ट्रिक्ट का मानिए तो उसके 20.53% पे नवादा के एरिया जो है वन और वृक्षाच्छादित है। न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर है वनों का? यहाँ पर की तो जहानाबाद में कोई वन एरिया नहीं है। शेखपुरा में 0.15% है और अरवल में 4% है। तो अब हम बात करेंगे बिहार में ट्री कवर एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया, मतलब वनाच्छादित क्षेत्र एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र के बारे में। और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि 2 रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और दोनों रिपोर्ट को हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर रिपोर्ट की चर्चा ना करें तो हम आ जाएंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे, वन जो बोलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। अगर रिपोर्ट मेंशन नहीं है तब, अगर रिपोर्ट मेंशन है तो हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जो हमारा वन स्थिति रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 का रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र जो है बिहार में वह है वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ, ध्यान रखेंगे। वन व वृक्षादन का ये टेबल है, ये जारी किया गया है वन स्थिति रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए, वनाच्छादित क्षेत्र मतलब कि फॉरेस्ट कवर जो है 7305.99 वर्ग किलोमीटर है, जो परसेंटेज में हो जाता है 7.76%। ट्री कवर एरिया, वृक्षादन जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 2003 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में हो जाता है 2.13। और ट्री एंड फॉरेस्ट कवर एरिया मतलब कि फॉरेस्ट वन एवं वृक्षादन क्षेत्र जो है सब जोड़ेंगे तो आ जाता है 9308.99 वर्ग किलोमीटर, और ये परसेंटेज में हो जाता है 9.89%। ठीक है, परसेंट यहाँ लिखा हुआ परसेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आ जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा या वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तो ये हमें तालिका ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने आगे यहाँ पे बता दिया है कि पर्यावरण और वन विभाग बिहार सरकार के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.3% पर वनाच्छादन है, मतलब कि ट्री कवर फॉरेस्ट कवर एरिया है। कितना है? इसके अनुसार 7.3 है, जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कितना है? 7.76 है। मतलब बिहार सरकार और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में वेरी कर रहा है। 7.76, इसके अनुसार 7.3 है, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि यहाँ है। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा, अति आवश्यक को ध्यान रखने के। हाँ, अगर मेंशन नहीं करता है, पूछ जाता है कितना है, तो हम इस पे चले जाएंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर। अब आइए, अब जो है वन एवं वृक्ष आच्छादन प्रति व्यक्ति, बिहार में प्रति व्यक्ति वृक्ष और वन आच्छादन जो है कितना है, ये क्यों हमें ध्यान रखने की अति आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न जो है इस स्तर तक जाता है और हमें इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है बिहार में जो है वो है 0.01 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति आच्छादन, वही भारत में जो है 0.08 हेक्टेयर है, और विश्व में जो है वो 0.64 हेक्टेयर है। तो हम बहुत पीछे हैं भारत के भी औसत से और विश्व के भी औसत से प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट और ट्री कवरेज एरिया में। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हालांकि ये बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। भारत के कुल कार्बन भंडार, भारत का कुल कार्बन भंडार जो है 55.239 मिलियन टन है, जो 202.55 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड टन मिलियन के बराबर है, जो देश के कुल कार्बन भंडार का 7.8% है। इसमें आपके लिए याद करने की जरूरत यही है कि भारत में जो कुल कार्बन भंडार है वह 0.78% है, ये ध्यान रखना होगा। बाकी ये नहीं भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि भारत का जो कुल कार्बन भंडार है उसमें बिहार की जो भागीदारी है 1% भी नहीं है। कितना है? 0.78%। तो ये है। अब आते हैं हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जो बात की गई है, और भारत में बिहार की कितना परसेंट पड़ता है फॉरेस्ट का, वो सब के बारे में बात करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो आइए आपके सामने दो यहाँ टेबल दिया हुआ है, एक और एक ये। दोनों का स्रोत एक ही है, 1 रिपोर्ट 2019 और 1 रिपोर्ट 2019, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आपने देखा हुआ लिखा हुआ अति सघन, मध्यम सघन, खुला वन, झाड़ी और गैर वन। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बांट लीजिए 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बंटवारा किया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ रक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत। अब आपके मन में यह हो कि दो तरह से क्यों है, तो ये वन का वर्गीकरण क्या आधार है? दोनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया। अब क्या आधार, इसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। श्रेणी में देखिए अति सघन वन, जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.36% पर कौन सा? अति सघन वन। मध्यम सघन वन कितने पर है? 3.48 पर है मध्यम सघन। और खुला वन कितने पर है? 3.92 पर है। मतलब कि खुला वन का बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक विस्तार है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद मध्यम है, उसके बाद अति सघन वन है, झाड़ी इतना है। अब जो वन स्थिति, जो वन का रिपोर्ट जो वन का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है, वो किया जाता है अति सघन, मध्यम और खुला वन के ही आधार पे। और ये देखिए 0.36, 3.48 और 3.92 करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 7.76, जो कि वन स्थिति रिपोर्ट में बिहार का कुल वन के क्षेत्रफल को बताया गया। कितना है? 7.76, उसके बराबर ये आ रहा है। इसका मतलब जो आकलन करते हैं वो हम इसी आधार पर करते हैं, रिपोर्ट जो बनाते हैं वन के क्षेत्रफल का, ये है। अच्छा, झाड़ी कितना है? 0.26 और गैर वन कितना है? 9.96। मतलब इसके अलावा जो बच गया है वो ये है। अब हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रक्षित वन, रिजर्व जो होते हैं, इस सरकार के देखरेख में ही होता है। यहाँ पर किसी प्रकार के मानवीय गतिविधि पर रोक लगी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और यह जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो है, कुल जो वन है हमारा, कुल वन, इसका आधार अलग है। कुल वन क्षेत्रफल में कुल के वनीय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। तो कुल वनीय क्षेत्रफल में जो है रिजर्व जो है वो है 10.08। ये तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में था और ये कुल वनीय क्षेत्र में है। ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। ये कितना है? 10.08 रिजर्व। यहाँ पर मानवीय गतिविधि पूरी तरह से पूर्णतया वर्जित रहता है। अगला है संरक्षित, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है कुल वनीय क्षेत्र में कितना है? 89.91। जो संरक्षित वन होता है, सरकार के द्वारा ही इसका देखभाल किया जाता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां यहाँ पर कुछ सीमित मात्रा में अनुमति दी जाती है करने के लिए। ठीक है, ये कितना है? 89.91। और अवर्गीकृत, जिसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है, वह 0.01% पर ही है। ये 1 वर्ग किलोमीटर, ये तो 0.01 दिया हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र में बात करेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम है, लेकिन परसेंट कितना है? 0.01%। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे अधिक कौन सा है? प्रोटेक्टेड है, और इसमें सबसे कौन सा है? खुला है। अब दो और महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि बिहार में देश के वन व वृक्ष आच्छादन का 1.15% भागीदारी रखता है। मतलब कि भारत के जो वनीय क्षेत्र है, भारत का कुल जो वनीय क्षेत्र है, वो बात करेंगे बाद में, उसमें से जो है, उसमें बिहार की मात्रा जो है वन और वृक्षादन की, वह है 1.15%। इसी प्रकार से जो अभयारण्य की बात होती है, तो यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, वन पे नहीं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.44% पर क्या है? अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हम इस बारे में ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछता है। और इसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा वो अभयारण्य ही रहेगा, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.44% पर है। और वन जो बता रहे हैं कि बिहार में भागीदारी जो है बिहार की भारत में कुल वनीय वृक्ष आच्छादन में 1.15% है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो को पसंद किया, मुझे लगता है कि ये भी वीडियो का पसंद करेंगे और आपके काम आएगा एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, सब कुछ बातें अच्छी हो रही है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बाद जो है इकोनॉमी ऑफ बिहार की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, और हम लोग परीक्षा तक बने रहेंगे। थैंक यू।